आज की जो हमारी ये क्लास है समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्र पर बात कर रहे हैं। हालांकि ये दिसंबर 2014 का पेपर था। दिसंबर 2014 के पेपर में समाज कार्य के 2 पेपर आए थे। एक समाज कार्य द्वितीय पेपर था जो मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी उसके क्वेश्चन बता चुका हूँ, और एक आया था तृतीय पेपर। तो तृतीय पेपर के जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 44 तक आप लोगों को कवर करवा चुका हूँ। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है और दिसंबर 2014 का ये 45 नंबर का प्रश्न है कि वह कारक जो दूसरे कारकों से प्रभावित होता है, तो क्या उसको हम लोग बोलेंगे आश्रित वेरिएबल्स या स्वतंत्र वेरिएबल्स या हस्तक्षेपी वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स को कहा जाता है परिवर्तक को बोला जाता है चर, और ऑप्शन डी आपसे बोलता है गतिशील प्रवर्तक। तो क्या जवाब आप लोग सही बताएंगे? ओके, यहाँ पे अगर आपने जवाब दिया है कि वह कारक जो दूसरे कारकों से प्रभावित होता है तो वह आश्रित कारक होता है। यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। ए आपका करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आश्रित चर। क्लियर है? स्वतंत्र और आश्रित चर ये 2 टाइप के ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो समाज कार्य की रिसर्च में एक अच्छे तरीके से प्रश्नों के रूप में जो है उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो आपसे मैं कहूँगा याद रखिएगा वेरिएबल्स के बारे में भी थोड़ा सा। जब चर की 2 सबसे सामान्य प्रकार के निर्भर चर और स्वतंत्र चर होते हैं तो वहाँ एक चर को स्वतंत्र कहा जाता है जिसका परिवर्तन दूसरे चर को प्रभावित करता है, जबकि यदि चर निर्भर है तो वह किसी अन्य चर में परिवर्तित या परिवर्तन के जवाब में बदल जाता है। तो कहने का मतलब प्रक्रिया हो रही है जो दूसरे कारकों से प्रभावित हो रहा है, तो वह बेसिकली आश्रित चर के रूप में उभर के हमारे सामने आती है। तो स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? स्वतंत्र चर हम जानते हैं अच्छे से कि वह चर है जिसका मान वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जानबूझकर बदल दिया जाता है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि भैया वो है हमारा स्वतंत्र चर। फिर जब हमें बात आती है आश्रित चर की बात, निर्भर चर की बात, तो आश्रित चर एक चर को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र चर के मूल्यों में पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल परिवर्तन के क्रम में अपने मूल्यों को बदल देता है, क्योंकि दूसरे कारकों से प्रभावित हो रहा है तो इसलिए अपने मूल्यों को बदल देता है। तो ये बेसिकली निर्भर चर या आश्रित चर को हम इसके रूप में उभर के हमारे सामने आता है। याद रखिएगा। अब हमारे सामने एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि भाई आप ज़रा मुझे बताएं कि इसमें कौन सा स्वतंत्र चर होता है और कौन सा इसमें निर्भर चर आता है। तो एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, जो निर्भर चर होता है उस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग किससे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं निर्भर चर को, और स्वतंत्र चर कौन सा होता है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वो एक्स अक्ष होता है जो स्वतंत्र चर होते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र चर होता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप सभी लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 46 का है और हमारे सामने ये है कि एफ टेस्ट का आविष्कार किसने किया है। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग बताएं। एफ टेस्ट का आविष्कार, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब आया है कि एफ टेस्ट का जो आविष्कार है वो R.A. फिशर ने किया था। R.A. फिशर ने किया था और यही इसका सही जवाब है ना। याद रखेंगे आप सभी लोग। कितने लोग जानते हैं भाई एफ टेस्ट? हाँ, एफ टेस्ट जो है बेसिकली यहाँ पे आप एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, एक एफ टेस्ट भी होता है और एक जेड टेस्ट भी होता है ना। तो इन दोनों से प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना। काफ़ी जी संख्या 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एफ। हाँ देखिए, एक मानक होता है, ऐसे कंडीशन पे हम इसको मानते हैं। तो कहा जाता है इस स्टेटमेंट की कोई जिसे जानने वाला होता है ना, कोई अनजान वाला क्रिया होती तो वो चीज़ें निर्धारित होती तो नंबर्स के आधार पर होती है। परंतु मैं आप सबसे कहूँ कि जो ये एफ टेस्ट है
देखो पहली बात तो एक ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आपने नाम सुना होगा टी टेस्ट के बारे में। पहले मैं 2 टेस्ट को यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, एक टी टेस्ट का बारे में और दूसरा आपको यहाँ पे जेड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकें एफ टेस्ट को भी। जो टी टेस्ट होता है ये एक पैरामेट्रिक परीक्षण होता है जिसे पहचानने के लिए लागू किया जाता है कि 2 कैसे डेटा सेट के साधन एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। और जब जेड टेस्ट की बात करते हैं तो यह एक परिकल्पना होती है जब परीक्षण, यहाँ आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो यह बताता है कि 2 डेटा सेट के साधन एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है। अच्छा एक बार जरा मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप सब तक अच्छे से जा रही है, स्पष्ट जा रही है कि आज थोड़ा सा स्लो है? स्लो है ना? हाँ सर, थोड़ी सी स्लो है। हाँ सर, थोड़ी अटक के आ रही है। ओके ओके ओके, बट कंफर्ट लग रहा है आप लोगों को? कंफर्ट है, फील हो रहा है कुछ ऐसा? कंफर्ट तो है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो को? हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कोई नहीं सर, वो कमी रह जाएगी फिर हम वो देख लेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, अगर हो रहा है अगर इस तरीके का ना, तो आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग, है ना। तो ये बेसिकली जो है एफ टेस्ट और टी टेस्ट को इस तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता है एफ टेस्ट और ये होता है जेड टेस्ट। और स्पष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं, जो जेड टेस्ट होता है ये बेसिकली एक एनपीसी पे बताया जाता है जेड टेस्ट को, और जो टी टेस्ट होता है ना ये बेसिकली अनजान होता है, एक नमूने का आकार भी छोटा होता है इसमें। तो जैसे अभी आपने किसी ने बोला कि 30 बच्चे रखना, तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक कंडीशंस होता है, एक सैंपल रखने की बात करता है, तो 30 कम से कम होने चाहिए। जो अनजान में होते हैं तो उसमें डिसाइड नहीं किया जाता 30 रखना है, अधिक भी रखे जा सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जेड टेस्ट टी टेस्ट में एक नाम आता है स्वतंत्रता की डिग्री, जिसको बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, आपने अगर देखा होगा तो पूछा गया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम करके, ठीक है। तो जब कभी आप लोगों से डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो या स्वतंत्रता की डिग्री की बात हो तो यह बात टी टेस्ट में हुई है। कारण यह है कि अवलोकनों में स्वतंत्र टिप्पणियों की संख्या से निर्धारित की गई है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र टिप्पणियों का जो संख्या बताती है वो क्या बताता है, टी टेस्ट बताता है, टी टेस्ट बताता है। और टी टेस्ट में ही आमतौर पर 30 नमूना इकाइयों में से 30 नमूना इकाइयों से अधिक एक नमूना आकार को बड़े के रूप में माना जाता है। तो अंततः छोटा, लेकिन टी टेस्ट लागू करने के लिए कम से कम 5 ही नहीं होने चाहिए, हमें वहाँ पे निर्धारित की गई है 30, तो आप यहाँ पर 30 का मान वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसी में आता है पेयर्ड टी टेस्ट आता है ना, पेयर्ड भी टी टेस्ट होता है। और 30 से अधिक जेड परीक्षण में होता है, 30 से अधिक जेड परीक्षण होता है। और शून्य और भिन्नता 1 होती है। यहाँ पर ध्यान, जो शून्य, यहाँ पे जो जेड का मतलब बताया गया है जेड टेस्ट में, उसका मतलब होता है एक शून्य, और दूसरा जो होगा आपका वो होगा भिन्नता। और भिन्नता कितनी होती है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वो 1 होती है। भिन्नता कितनी पाई जाती है टी टेस्ट में, 1 पाई जाती है। शून्य तो मालूम है 0, तो अर्थ 0 को बताता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझे रहिएगा, एग्जाम में 0 और 1 का मतलब भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे आप सर ये बात रिपीट कर दीजिए फिर से, भिन्नता वाली एक बार। शून्यता और भिन्नता को देखिए, ओके समझिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जब आपसे कभी पूछा जाए कि भाई जेड टेस्ट का मतलब बताएं, तो एग्ज़ाम में आपके सामने जेड टेस्ट जब कभी पूछा जाता है तो ऐसी कंडीशन पे एक शब्द आ सकता है शून्यता, हाँ शून्यता। तो जो शून्यता वाली क्रिया होगी वो बेसिकली किसके अंदर पाई जाती है, जेड का मतलब बताया गया। शून्य को क्या बताया गया वहाँ पे, ये जो 0 है वो जेड का मतलब बताया गया, जेड का मतलब तो शून्य, जेड का मतलब शून्य भी हो सकता है। और भिन्नता की अगर हम बात करेंगे जेड का मतलब में सामान्य अर्थों में, तो भिन्नता कितनी होती है, 1 होती है। आंसर आप जेड जब निकालते हैं, मोड जब निकालते हैं, तो मोड का आंसर हमें 0 भी मिल सकता है, और भिन्नता भी हमें 1 भी मिल, अगर 1 2 3 4 मिलता है उसको भिन्नता बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो 0 भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है। भिन्नता 1 है, ठीक है, और मतलब बताया गया शून्य, ठीक है। शून्य तो एक 0 लेवल, इसका मतलब नहीं कि शून्य का कोई अंक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना।
गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अच्छा, मैं बात कर रहा था एफ टेस्ट के बारे में, है ना, एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट किसी बच्चे ने, नेहा बताओ, नेहा बताओ। जी सर मेरे को नहीं क्लियर है, आप ओके, चलो, अब मेरी बात को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा एफ टेस्ट के बारे में। बहुत अच्छा एक सवाल आया हुआ है आपके सामने। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन बस एक एक लाइन बताऊँगा, जहाँ 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ एग्ज़ाम के पूछी हुई चीज़ें। या एफ टेस्ट जो होता है वो सांख्यिकी परीक्षण है, पहली बात। नंबर 1 सांख्यिकी परीक्षण है, पहली बात। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये स्टैटिक्स टेस्ट है जिसका परीक्षण सांख्यिकी में शून्य परिकल्पना के तहत किया जाता है। शून्य परिकल्पना के तहत किसको किया जाता है? जीरो परिकल्पना के साथ किसको किया जाता है? एफ टेस्ट को किया जाता है। बस पहले, ये दूसरी बात। और बता दूं मैं आपको, यह सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है कि जब सांख्यिकीय मॉडल की कंपेयर की जाती है, तब वहाँ पे डेटा को फिट किया जाता है, तब डेटा को हम फिट करते हैं। और ऐसे डेटा को जब हम फिट करते हैं तो वहाँ पर प्रक्रिया हमारे सामने एफ टेस्ट की आती है, एफ टेस्ट की आती है। और एफ टेस्ट क्या है? एफ टेस्ट क्या है? तो आप ये याद रखिए कि परिकल्पना की सामान्य रूप से वितरित आबादी के दिए गए सेट का साधन है, सेट का साधन है। और यह सभी समान मानक विचलन वाले हैं। तो मानक विचलन वाले जो समान साधन आ रहे हैं आपके सामने, वो आपको मिलेंगे एफ परीक्षण में, है ना, एफ परीक्षण में। और एफ परीक्षण को आपको बता दूं, लीनियर मॉडल में कई तुलनात्मक उपयोग किए गए। तो एक विधि आती है सेफ की विधि, वो विद्वान का नाम भी है सेफ, तो सेफ नाम भी है, लेकिन ये लीनियर में आएगा। लीनियर का मतलब लाइन के रूप में, ना, लाइन के रूप में खींचा गया है, ठीक है, लाइन के रूप में खींचा गया है, ठीक है। इसको एफ टेस्ट के रूप में हम देखने की प्रक्रिया जो है हमें स्टार्ट हो जाती है, हम देखने को मिलती है। तो परिकल्पना में जो त्रुटि का दर होता है, वृद्धि या कमी, तो वो एफ टेस्ट में ही देखा जाता है। अब आपसे अगर पूछे कि परीक्षण वर्गों के योग के रूप में डेटा का संग्रह का परिवर्तनशीलता के अपघटक पर अगर विचार किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा टेस्ट उत्पन्न होगा? तो वह एफ टेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा, मेरी बात को दोबारा सुनिएगा आप सभी लोग। परीक्षण वर्गों के योग, परीक्षण वर्गों के योग के रूप में आंकड़ों के संग्रह में परिवर्तनशीलता के अपघटक पर विचार करके उत्पन्न होता है जो क्रिया, उसे एफ टेस्ट कहते हैं, उसे एफ टेस्ट कहते हैं। शून्य परिकल्पना के तहत कौन सा टेस्ट लगता है? एफ टेस्ट लगता है, एफ टेस्ट लगता है। इस बात को आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सन 1920 में रोनाल्ड ए फिशर महोदय ने एफ टेस्ट जैसे शब्दों को गढ़ा था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, आर ए फिशर। चलिए, 2 प्रश्नों में मैंने जो यह टेस्ट लिया है, काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी इस प्रश्न के आधार पे, तो मैंने यहाँ पे आप सबका जो है क्लियर कर दिया है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा तीव्र गति से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, और आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिए सभी बच्चे, ठीक है। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, कल थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोलूँगा, आज थोड़ी सी वो है जिसकी वजह से मैं थोड़ी आज जो है स्लो बोल रहा हूँ, परंतु शायद मेरी आवाज़ आप तक सही जा रही होगी। और रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। प्रश्न हमारे सामने है 47, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रारंभ। बहुत ही अच्छा सवाल, ज़रा मुझे बताने की कोशिश करें आप सभी लोग, कब हुआ था? जी
चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, बताता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को इन शॉर्ट में NSAP कहा जाता है। थोड़ा सा होल्ड रखिए, ज़्यादा दो शुरुआत करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सरकार के तहत जो है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 30 मिलियन से अधिक बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध किया गया। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभावों से जूझ रहे परिवारों तक नगद हस्तांतरण की एक सुविधा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त सन 1995 को ये जो है प्रारंभ किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल। और यह संविधान के अनुच्छेद 41 एंड 42 के तहत DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 41 की काम पाना, शिक्षा प्राप्त करने एवं विशेष स्थितियों में सहायता पाने की बात करता है, और इस बात को आप भलीभांति तरीके से परिचित हो। बात करेंगे अगर हम आर्टिकल नंबर 42 के बारे में, तो न्याय की काम की मानवीय दशाओं एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम है। आर्टिकल 42 बताता है आप सबको। तो NSAP के तहत 5 ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जो एग्ज़ाम में UGC में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसके डीप में पढ़ना है तो आप गूगल करके एक बार इसको ज़रूर आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। NSAP के तहत 5 ऐसे कार्यक्रम जो शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है, इसके तहत जो है 60 वर्ष से अधिक जो है उम्र के जो व्यक्ति होंगे वो गरीबी रेखा के नीचे जो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, उन करने वाले व्यक्ति को यानी BPL कार्ड के अंतर्गत जो आते हैं उसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस बात को ध्यान रखें। नंबर 1। दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर आप सबसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है वो BPL वर्ग की 40 से 45 वर्ष की आयु वाली जो विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, विधवा महिलाओं की प्रति 300 रुपये पेंशन दी जाएगी, ऐसी बात कही गई है NSAP के तहत। तीसरी बात यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है। और विकलांगता पेंशन योजना जो है 18 से 59 साल के व्यक्तियों की बात किया गया, 18 to 59 के बीच में बात की गई है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो BPL वर्ग के जो विधित और गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति होंगे उनको 500 रुपये दिया जाएगा, जो गंभीर दिव्यांग वाले। अच्छा, जानते हो गंभीर दिव्यांगता किसे कहते हैं? कितने लोग बताएं, कितने प्रतिशत को गंभीर दिव्यांगता कहते हैं? और कोई बताए? देखिए, अगर विकलांगता 40% होगी, विकलांगता अगर 40% होगी तो उसे जो है सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन गंभीर विकलांगता कितने परसेंट कहा जाता है? विकलांगता को 80%। कितना? 80%। याद रखिएगा, 80% जिसके अंदर डिसेबिलिटी पाई जाती है वो बेसिकली गंभीर डिसेबिलिटी या गंभीर दिव्यांगता के अंतर्गत रखा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। अच्छा, ये RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है PWD के अकॉर्डिंग वाला है, ये 1995 वाला, ये उसी के अनुसार वाला है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे एक मैंने 3 बता दिया, चौथा आप लिख लीजिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार हैं, जीविकापार्जन करने वाले जो प्रमुख सदस्य हैं, जिसकी आयु बताई गई है 18 से लेकर 64 वर्ष। ठीक है, और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मृत्यु पर परिवार के पारिवारिक लाभ के रूप में जो है एक मुफ्त राशि प्रदान करने की बात की गई है, वो नंबर 4 का है, जहाँ पे राष्ट्रीय परिवार लाभ की बात होती है। नंबर 5 और नंबर 5 है अन्नपूर्णा, और इसके तहत जो है बेसिकली NO नाम याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, NOAPS है ना, इसको आप समझिएगा, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात की जा रही है, मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। इसी के अंतर्गत जो है लाभों से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। यही आपके लिए 5 ऐसे मैंने योजनाओं के नाम बताएं, ऐसे कार्यक्रम के नाम बताएं जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में आते हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे बढ़िए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया है, दिक्कत भी मत लाइएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सामूहिक विनिमय के विषय में क्या सही नहीं है, मतलब आपको नहीं है यहाँ पर ध्यान रखना है, परंतु और भी चीज़ें हैं जो सही हैं। तो अगर मैं 48 की बात करूं तो यहाँ पे यह एक प्रक्रिया है, तो ये तो सही है। यह एक तृतीयक है, तो तृतीयक ही नहीं, नागर समाज है। क्या है? नागर समाज है। परंतु आप अगर प्राथमिक और द्वितीयक की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे प्राथमिक की बात करते हैं, तो प्राथमिक के अंतर्गत जो है सामूहिक विनिमय को थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पर तृतीयक स्तर का ये लेवल नहीं है, यहाँ पे नागर समाज तृतीयक स्तर का लेवल माना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। कोई बच्चा कह रहा था ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, अच्छा आदित्य शुक्ला, चलिए शुक्ला जी थोड़ा सा जल्दी आया करें। तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। वार्ता के बाद समझौते पर पहुंचाना है, ये सही है। टकराव का कोई स्थान नहीं, ये भी आपका सत्य है। तो यहाँ पर आप लोग सामूहिक विनिमय के बारे में मैं आप सबसे कहूँगा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला गलत हो जाएगा, है ना, सामूहिक विनिमय के विषय में। राइट, बोलिए। हाँ सर। याद रखिएगा सभी लोग, सामूहिक विनिमय सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत इसको लाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, टेलर ने इंजीनियरिंग अप्रोच को डैश के रूप में माना है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 49 है ना। तो क्या आप बताना उचित समझेंगे? क्लासिकल अप्रोच है ना, मैं आप सबसे कहूँगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पे नाम किसका आप बताना चाहेंगे? बोलिए। क्लासिकल अप्रोच। ओके 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 ओके, वेरी गुड। यहाँ पे आपका जो ये जवाब आया है अभी मेरे सामने, है ना, यही आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। द क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड इन द पीरियड था 1880 और 1890 के बीच में। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप सबके लिए, 1880 से लेकर 1920 के बीच में। बेसिकली क्लासिकल मैनेजमेंट का अप्रोच है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये कहीं ऐसी तो बात नहीं कर रहे हो आप, क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो इवान पैट्रिक पावलोव का था। नहीं भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ टेलर के इंजीनियरिंग अप्रोच की, जहाँ से क्लासिकल अप्रोच 1880 से लेकर 1920 के दशक के रूप में माना गया था। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लासिकल अप्रोच इज़ द राइट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल गिवन बाय टेलर, ठीक है।
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये प्रश्न है आप सबके सामने, ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक विंसो टेलर, इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा सभी। स्पष्ट हुआ? नेहा मैडम, गरिमा, आदित्य, कुणाल सर, ठीक है, सभी बच्चे से पूछ रहा हूँ भाई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, बिहेवियर अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच, सिस्टम। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सबसे, ठीक है। सिस्टम अप्रोच डेवलप बाय, किसका नाम बताना चाहेंगे आप? ओके, बार्टालम्पी, ओके, बार्टालम्पी, ठीक है। बार्टालम्पी, लुडविग वॉन बार्टालम्पी का जो दशक रहा काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है ये, और ये सिस्टम अप्रोच वे बहुत ही फेमस रहे। और इनकी प्रक्रिया बताती है कि किसी कार्यक्रम को या किसी मैनेजमेंट को एक सही तरीके से करने की कोशिश करें आप लोग, तो प्रबंधन के लिए एक सिस्टम दृष्टिकोण से अगर इसका अर्थ बताया बार्टालम्पी, तो उन्होंने ये कहा कि पूरी स्थिति में एक फर्म का अध्ययन, ताकि फर्म के पुरुषों और भौतिक संसाधनों को, फर्म के समग्र उद्देश्यों को यथासंभव कुशलता से महसूस किया जा सके, ऐसी बात करने वाला कोई विद्वान था। तो याद रखिएगा, लुडविग वॉन बार्टालम्पी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार्टालम्पी का, ओके लिखिए, लुडविग वॉन, ठीक है, बार्टालम्पी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है, बिहेवियर अप्रोच आधारित है किस पर? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 50, बिहेवियर मॉडल आधारित है किस पे? सिस्टम पर, लर्निंग पर, साइकोडायनेमिक पर, या कॉन्फ्लिक्ट पर? बिहेवियर मॉडल इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर बी, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या आप लोग यहाँ पे बताना चाहेंगे जो है लर्निंग अप्रोच, लर्निंग प्रिंसिपल या लर्निंग थ्योरीज? सही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बिहेवियर मॉडल में क्या है लर्निंग का सिद्धांत? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बता दूँ, सीखने का सिद्धांत जिसे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जिसको आप लोग बोलते हो, ये सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है मैडम, जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तो एक निश्चित क्रम से गुजरते हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखना कैसे होता है इस प्रकार के कुछ सिद्धांतों को निर्धारित कर दिया। अतः किसी ने उद्दीपक के प्रति क्रमबद्धता को प्रतिक्रिया की खोज की, है ना, आपको तो मालूम होगा, ये तो मैंने बताया भी आपको, है ना। तो किसी ने बेसिकली सीखने पर, तो किसी ने उसके एक प्रकार के ऐसे सिद्धांतों को दिया कि जहाँ पे सुविधा हो सके। जैसे मैं आपको बता दूँ कुछ सिद्धांत थे बेसिकली, देखो मैं बताता हूँ। समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के लिए जो है सिद्धांत को तो विकास किया, लेकिन उसके दो भागों में डिवाइड किया। लर्निंग थ्योरीज जो है दो भागों में डिवाइड हुई है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। एक डिवाइड हुआ था आप लोगों का एसोसिएटेड पर, यानी साहचर्य पर हुआ था, एसोसिएटेड हुआ था। और एसोसिएटेड जो है एक प्रकार की थ्योरीज पे आई थी, और एक आपका आया था फील्ड थ्योरीज। देखिए ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों पर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर हमें जो है एक एसोसिएट थ्योरी पर, तो वहाँ पे ट्रायल एंड एरर आता है। और अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग आती है। और अगर हम बात करते हैं तो OCT आता है, क्रिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज आती है। जब फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे सामने इनसाइड आती है एक, और एक आता है आपका अनुकरण आता है। अनुकरण का बोला था इमिटेशन, जो है अनुकरण का इंग्लिश क्या होगी? इमिटेशन। हाँ इमिटेशन, हाँ इमिटेशन होती है, तो इमिटेशंस आती है इसमें। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत आप जानते हैं, थॉर्नडाइक का है। और थॉर्नडाइक ने एक बात कहा था जो सभी को पसंद आती है, सभी लोगों को, कि किसी क्रिया के प्रति अगर बार बार अगर प्रयास करने से भूलने का ह्रास होता है तो उसी को ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता था। और ये थ्योरी किसके नाम पे थी? ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक के नाम पे थी। मैं केवल एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ बस। जी, पुनर्बलन का आएगा वो किसका आएगा? पुनर्बलन का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया है, CH हल के द्वारा दिया गया है। वो बेसिकली आता है OCT में। उसने उद्दीपक की बजाय पुनर्बलन का प्रयोग किया था। फिर आता है आपका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी की बात जब हम करते हैं तो ये बेसिकली संबंध प्रतिक्रिया को बताता है जहाँ पे उद्दीपक की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचलन होता है ना। और एक आपको बताया गया था, अच्छा सहज क्रिया किस में पाई जाती है? सहज क्रिया CCT में पाई जाती है। सहज मतलब जानते हो, जो स्वतः हो जाती है। अगर कुत्ते के मुंह से लार आ जाती है, स्वतः हो गई ना, बोलो स्वतः हो गई, तो वो सहज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सहज बोलते हैं। घंटी बजने पर लार जो है आने लगी और संबंध प्रक्रिया करने लगा। तो यहाँ पे घंटी की आवाज़ जो थी, घंटी की जो आवाज़ से कुत्ते के मुंह से लार टपक गया, कुत्ते के मुंह से लार टपक गया। तो ऐसे में अगर हम जब बात करते हैं तो कुत्ता और ये घंटी की आवाज़ दोनों क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। तो इसको हमने बोला साहचर्य। तो ये लर्निंग का ही पार्ट हो जाता है। इसलिए एक OCT है, 1938 में आया था, पुनर्बलन की बात करता था, स्किनर बॉक्स। और कहीं कहीं एग्ज़ाम में जब मिलता है, स्किनर बॉक्स का एक और नाम है स्किनर मंजूसा। स्किनर मंजूसा बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। तो याद रखिएगा, स्किनर मंजूसा का नाम से भी जाना जाता है स्किनर बॉक्स का। इसी बॉक्स में जो है पिंजरे में बंद किया था चूहे को। कब किया था? सन 1938 में किया था। ठीक है। और इनसाइड तो कोहलर का नाम तो जानते ही हैं। कोहलर के साथ साथ कभी कभी समझो उनके भाई जैसे ही हैं एक वर्धिमर, हालांकि प्रेरणा है वो भी, वर्धिमर का नाम आता, लेकिन सबसे ज़्यादा कोहलर फेमस है। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण से अंश की तरफ चलिए आप, सूझ का सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो अधिगम व्यक्ति के वातावरण के प्रति सूझ और आविष्कार के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया मानी जाती है ना। उसको इनसाइड लर्निंग कहा जाता है। थ्योरीज ऑफ इमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुकरण ने हमें दूसरों को क्रिया करते हुए देखते हैं और वैसा ही करना सीख जाते हैं, है ना। जैसे अगर कोई बच्चा कोई बिहेवियर करता है तो उसी को देखकर वो भी बच्चा वैसे ही बिहेवियर करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अनुकरण। तो मैंने बताता हूँ, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा सभी लोग, कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की क्रिया या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, जो एग्ज़ाम में आप लोगों से देखने को मिल जाता है या हमें कभी कभी देखने को इसके रूप में जो है प्रश्नों के रूप में आता है। इसके अनुकरण के सिद्धांत का अगर कभी कोई पूछे कि जनक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है? बंडूरा। नहीं, हैगार्ड। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? हैगार्ड का प्रयोग काफ़ी फेमस रहा है, हैगार्ड का। अब अच्छा मैं बताऊं हैगार्ड का, अच्छा आप लोगों को बता दूं, इन्होंने बंदर पे किया था। जैसे कुत्ते पर किसने किया? पावलोव। चूहे पर किसने किया? अरे नहीं, स्किनर। कबूतर पे किसने किया? स्किनर। बंदर पे किसने किया? हैगार्ड। चिंपैंजी पर किसने किया? ओके। अब सुनो, हैगार्ड सबके बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लो। तो जब ये सबसे पहला हैगार्ड ने निकाला, बंदर पे किया था। क्रिया वही थी कि एक भूखे बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया, उसके सामने एक पोली नली के केले को डालकर रख दिया और कमरे के बाहर अन्य जो है बंदर भी बैठा हुआ था। तो कमरे के अंदर जो बंदर था वो विभिन्न क्रिया करता था कि केला निकल आए
लेकिन सफलता उसे तो मिली नहीं। वो चाहता था कि भाई केला प्राप्त करना चाहता था, लेकिन नहीं मिला। तो उसके पास जो है ना कुछ छड़ी रखी गई थी, बंदर के पास छड़ी रखी गई थी और पोली नली थी। पोली नली समझते हैं आप लोग? ये सर वो जोड़ने वाली थी। हाँ, जोड़ने वाली, किसी ने बोला, वेरी गुड। अब ये मान लो छड़ी है, थोड़ा हमने बड़ा बना दिया है, लेकिन अगर हम इसको इसमें डालेंगे तो बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? इस टाइप को पोली नली बोलते थे। हाँ, ऐड कर करके, तो इसको पोली नली बोलते। अब यहाँ पर जब उसको रखा गया तो बाहर बैठा बंदर इन क्रिया को गौर से देखता था। दूसरे दिन बंदर बैठा कमरे को जो है बैठे बंदर को कमरे में बंद कर दिया गया और उसने कमरे में पड़े सामान को देखा और एक दम छड़ी से केला निकाल कर खा लिया। तो इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि वो जोड़ना सीख गया था, अनुकरण करना सीख गया था। तो जो सिंपलिस जो है एक प्रकार सीखने की जो सरलता है ना, जो सीखने की सरलता है वो इतनी सरल है कि कभी किसी के द्वारा किसी क्रिया या ज्ञान को आसानी से धारण किया जा सकता है। इसी में खेल की तरह भी हम या खेल की तरह से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हर जो है नाम आता है हैगार्ड का, काफ़ी फेमस पर्सन, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने ये है कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए यूएन ने स्त्रियों को पिछली शताब्दी में 4 विश्व सम्मेलन आयोजित किया था और उन वर्षों के क्रम में आप लोगों को जो है दर्शाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप इस प्रश्नों को जवाब दें तो नैरोबी के आप 1985 में लगाइएगा। ठीक है, और जब भी कभी आपसे पूछा जाए बीजिंग तो बीजिंग को 1995 में लगाइएगा। मॉस्को पूछेगा तो 1975 लगाइएगा। कोपेनहेग को अगर पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा 1980 लगाइएगा। तो आप ज़रा मुझे बताने की कोशिश करिए सभी लोग कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए यूएन ने स्त्रियों पर पिछली शताब्दी में 4 जो विश्व सम्मेलन आयोजित किया था वो किस क्रम में आएगा, बताएं जी। थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 1975 आता है, 1975 के बाद 1980 आता है, 1980 के बाद 1985 आता है और 1985 के बाद 1995 आता है। तो ये क्रम है और ये क्रम मैच हो रहा है थर्ड ऑप्शन से। चल, मैस्लो की ज़रूरतों के क्रम उपागम में ज़रूरतों का जो क्रम अनुसार है, पिरामिड जो है वो किस तरीके से होता है, ज़रा आप मुझे बताने की कोशिश करें। ऑप्शन मैस्लो की ज़रूरतों के क्रम। ठीक है, आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत काफ़ी फेमस रहा और ऐसी कंडीशन पर आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। पहला आता है आपका मनोदैहिक और उसके बाद आपका आता है सुरक्षा, उसके बाद आपका आता है स्नेह प्रेम और उसके बाद आता है आत्मसम्मान और उसके बाद आपका आता है आत्मसिद्धि। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ऊपर का 2 स्तर है उसको बोला जाता है उच्च स्तर और जो नीचे से 3 है उसको क्या बोला जाता है, निम्न स्तर। तो आप ज़रा यहाँ पे ऑप्शन मुझे बताएं। पहले नंबर पे न्यूनतम ज़रूरत है, इसी को बोला जाएगा। 1 से 3 जारी होगा। हाँ, मनोदैहिक का ही बोला जाएगा। सुरक्षा दूसरी पे आ रही थी, वही है। फिर उसके बाद आपका आएगा संबंध, स्नेह है मतलब संबंध होता है, तो स्नेह आपका यहाँ पे थर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, फिर चौथा आ जाएगा और जो यहाँ पे आत्मसम्मान की या सम्मान की बात हो रही है वो नंबर 3 पर आ जाएगा। तो 1 2 4 3 है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्लियर हो गया ना? इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो अ थ्योरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक एक ग्रंथ थी, सन 1954 में प्रस्तुत किया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। क्या नाम है? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप सभी लोगों से। उसके 1943 नहीं,
1943 में ये पत्रिका के रूप में आई थी। 1943 में अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के माध्यम से पत्रिका प्रस्तुत हुई, है ना। और जो मैं अभी बताया है 1943 करेक्ट करिए, ठीक है। 1943 तो 43 54 में जो बेसिकली अपने ग्रंथ के रूप में आई थी, बाद में वो ग्रंथ के रूप में उभर के आई थी, बाद में वो ग्रंथ के रूप में आई थी। इंसान की आवश्यकता को बताएगा प्रेरणा के अनुसार पिरामिड के रूप में, याद रखिएगा इसको। सर ये आपने क्या बोला, अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? लिख लीजिए आप सभी लोग, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है सर। 1943 ग्रंथ के, हाँ ग्रंथ के रूप में 54 ग्रंथ के रूप में, फिर पत्रिका के रूप में 53 ग्रंथ के रूप में, हाँ। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। 54 है आपका ना, मैंने बुक्स का अगर बुक्स की बात कर रहे हो ना तो 43 में ही आएगी थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। हाँ 43 पत्रिका है, ये पत्रिका के नाम से जानी गई है, हाँ वो ठीक है। और वो जो 54 का है वो आएगी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। हाँ मोटिवेशन पर्सनालिटी उसके जस्ट किताब के रूप में हालांकि आई थी, मनुष्यता की क्रमबद्धता को बताता था वो, है ना। ठीक थी वो भी। और वो किताब कब आई थी उसको अगर आपको ध्यान रखना है तो आप 1954 भी आप वहाँ पे कर लीजिए, सही है। वो भी अब्राहम मैस्लो का, वो भी सही है ना। तो इसकी कई किताबें हैं, मैं आपको किताबों का नाम यहाँ पर बता दूँ क्या। आप यहाँ पे कर लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी लोग भाई। करेक्ट क्या करना, करेक्ट ही है, अब्राहम मैस्लो की किताब है वो। तो आगे बढ़ें कि इनके किताबों के बारे में चर्चा कर दें, बताएं। ओके भाई आप समझ नहीं पा रहे हो, नोट करिए। अच्छा, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर 1943 एक मिनट। ठीक है, 1943 मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, टूवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, होने का मनोविज्ञान की ओर, है ना। टूवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग 1962, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया अब 53। कथन कर रहा है कि आर्थिक सामान्य का संबंध समाज के सभी सदस्यों को उचित हिस्सा देने से है। तो आप यहाँ पे इसको करेक्ट करिए। और वितरित के संभावित मानदंड इक्वलिटी, समानता और आवश्यकता है, ये भी आपका करेक्ट है। अब देखिए, ये जो वितरण के संभावित मानदंड है, एक प्रोबेबिलिटी नियम जो है, वो समानता, इक्वलिटी और आवश्यकता की बात कर रही है। क्योंकि आर्थिक न्याय का संबंध समाज के सभी सदस्यों को उचित हिस्सा देने की बात कर रहा है। तो सभी सदस्यों को आर्थिक न्याय का जो संबंध बन रहा है समाजों में सबके लिए, तो समानता का बन रहा है, आवश्यकता का बन रहा है, इक्वलिटी का बन रहा है। तो इसलिए व्याख्या है, इसलिए व्याख्या है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला, ठीक है। सर व्याख्या जी हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कठोर तनाव के चरण को श्रृंखला होती है। कठोर चरण का जो है एक श्रृंखला होती है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं?
और भी लोग अपने विचारों को ज़रा स्पष्टीकरण करें हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 54 है, जो है सीरीज़ ऑफ स्टेप और नेसेसरी टू डील एक्यूट स्ट्रेस की बात कर रहा है, स्ट्रेस की, और वो एक्यूट स्ट्रेस है, कठोर। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यह आपका स्टेप सही माना जाएगा। क्राइसिस की बात हो रही है, संकट का मतलब होता है क्राइसिस। तो कहने का मतलब ये है कि संकट में हस्तक्षेप से व्यक्ति को संतुलन पुनः स्थापित करने में सहायता मिलती है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए और आर दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब रहेगा आप सबका। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 55 के बारे में। कह रहा है कि अभिकथन यानी अभिलेखों को बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जो रिकॉर्ड हैं आपके सामने, अगर हम बात करें बहुत बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बात तो सही है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, सोशल वर्कर हैं, और उनमें एक रूपता की कुछ मात्रा होनी चाहिए। देखिए बात तो ये सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कुछ मात्रा का, तो ये भी से गलत नहीं है। इसका मतलब कि हमें नहीं, कुछ होना चाहिए एक रूपता का, और इसका मतलब ये नहीं कि वस्तुनिष्ठता पर आधारित हो जाए, सॉरी व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित हो जाए। अगर ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित हो जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ मात्रा तो होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये तो सही है। क्या बताओ ये जरा, क्या ये व्याख्या कर रहा है? सर कर तो रहा है। इसकी व्याख्या हो रही है। अभिलेखों की एक रूपता की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, एक रूपता की होना चाहिए। हाँ हाँ बोलो, और कोई बोले। अभिलेखों का बहुत बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, ये सत्य है। और इसमें एक रूपता, इसमें एक रूपता की कुछ मात्रा होनी चाहिए, कुछ मात्रा होनी चाहिए, ये भी सही है। कुछ मात्रा भी होनी चाहिए। व्याख्या कैसे नहीं है, आप जरा मुझे बताने की कोशिश करें। बताने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत कुछ तो बताएं। इसमें कैसे आपने सोचा कि व्याख्या नहीं है? आपने अगर ये सोचा अभिलेखों को बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक रूपता की कुछ मात्रा होनी चाहिए। क्या आपको यहाँ पे लग रहा था ऐसे शब्द को, बैठ रहा था आप लोगों को? फिर से पढ़ता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। अभिलेखों को बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा क्योंकि इसमें एक रूपता की कुछ मात्रा होनी चाहिए। क्या आपको सेंटेंस सही मिल रहा है? अरे कहाँ मिल रहा है? फिर से पढ़ो, अपने मन में पढ़ो, अपने मन में पढ़ो जरा अच्छे से प्रश्न। और यहाँ पे क्योंकि ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि लगा के सोचिएगा, क्योंकि लगा के पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद क्योंकि लगाइएगा, फिर पढ़िएगा इसको। पढ़ लिया? हाँ सर, नहीं बैठ रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अभिलेखों को बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, ये बात सही है, नहीं होना चाहिए, बात सही है। मैंने कहा भाई, मैंने पूछा आपसे क्यों नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा क्योंकि उसमें एक रूपता की कुछ मात्रा होनी चाहिए, उसमें कुछ मात्रा होनी चाहिए एक रूपता की। इस वजह से क्या आपने अभिलेखों को बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं माना? यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं बैठा है, और यही जिस दिन आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल क्योंकि लगाइएगा। और इससे सरल सवाल के आधार पे कोई ट्रिक भी नहीं मिलेगी। यही ट्रिक है समझने के लिए, क्योंकि लगा के, यही ट्रिक समझने के लिए। तो मैं आपसे कहूँगा व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा, सी करेक्ट माना जाएगा। अब आप सुनिए, अभिलेख आप जानते हैं भली भांति तरीके से, जिसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। अभिलेख को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। अब रिकॉर्ड को बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, ये बात सही है हम सब के लिए भी। और वहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक रूपता की कुछ मात्रा होनी चाहिए, ये भी बात सही है, कुछ मात्रा होनी चाहिए। तो कुछ मात्रा होनी चाहिए, तो कोई एग्जैक्ट यही नहीं है कि आपको अभिलेख में ही डालना ज़रूरी है, अभिलेख में ही डालना ज़रूरी है। तो कुछ मात्रा हर एक एक्टिविटी में होना ज़रूरी है। अगर आप अगर मान लीजिए छोटा लिख दिए, आपने छोटा लिख दिया 10 लाइन का, और 10 लाइन में अगर आपने एक रूपता दिखा दिया, तो वहाँ पे डायरेक्ट सवाल आपका व्यक्तिनिष्ठता पर हो जाएगा।
और जैसे ही व्यक्तिनिष्ठता पे आपका सवाल हो जाएगा, वहाँ पर आपका सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो भेदभाव को दर्शाने लगेगा। तो ये तो छोटा लिखा आपने 10 लाइन का, और एक रूपता केवल बताएगा आपने कुछ एक रूपता दर्शा दिया तो भेदभाव, वहाँ पर बड़ी व्यक्तिनिष्ठता हो जाएगा। व्यक्तिनिष्ठता नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए वस्तुनिष्ठता। तो बड़े वाले पे ये प्रयोग में लाया जाता है। समरूपता किस में लाया जाता है? बेसिकली बड़े वाले कार्यों में, बड़े रिकॉर्डों में लाया जाता है। तो ये आपका सही था, ताकि छोटे वाले पे सही था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा आपका यहाँ पर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, और यहाँ पर आ गया 56 55 हो गया ना, हाँ 56 देख लीजिए। बहिर्मुखी लोग धीमे कार्य से प्रायः अधीर हो जाते। क्या सही है ये? भाई आप बताइए जरा। व्यक्तित्व के प्रकार। सही है सर। हालांकि आप लोग जानते होंगे भली भांति तरीके से व्यक्तित्व के प्रकार में भारतीय दृष्टिकोण से जब देखा गया था व्यक्तित्व के प्रकार को लेकर, तो बेसिकली एक देखा गया था सतोगुणी के रूप में देखा गया था, और एक रजोगुणी के रूप में देखा गया था, और एक तमोगुणी के रूप में देखा गया था। कितने लोगों को मालूम है? मालूम है, भारतीय दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ मैं व्यक्तित्व के। तो भारतीय दर्शन पे जो है तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बहिर्मुखी लोग धीमे कार्य करते हैं, देखो अभी और समझ लीजिए, अभी सुन लीजिए आप सभी लोग, है ना। और अन्य तरीके से फिर देखने को मिले 3 श्रेणी में, तो वहाँ पे विभक्त किया गया, तो एक दूसरे से भिन्न बताया गया। कहा गया कि शरीर जो है एक शरीर की दृष्टिकोण के आधार पर बताया गया, है ना, एक शरीर के दृष्टिकोण के आधार पर बताएगा। और ये देखो ये किस दृष्टिकोण के आधार पे है? भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे है। दूसरा जो बताया गया शरीर के रूप में बताया गया। अब जब शरीर के रूप में बताया गया तो यहाँ पे क्रेशमर का नाम आया। किसका नाम आया? क्रेशमर का नाम आया। तो उसने कहा सुडोलकाय। सुडोलकाय जानते हो आप लोग? शरीर से हष्ट पुष्ट होगा, अच्छे सुडोल का होगा, दृढ़ निश्चय वाला होगा, आत्मविश्वासी होगा और सुंदर भी होगा। वो सुंदर भी रहेगा, उससे सुडोलकाय बोलेंगे। फिर उसके बाद लंबा काय वाला आया। लंबा काय वाले को क्या बोला गया? दुबला पतला होगा, लंबा होगा, स्वभाव से शीघ्र क्रोधी होगा, चिड़चिड़ा होगा, है ना, दांत बैठा लेगा, है ना, ऐसी बात करेगा जो दुबले पतले होते हैं। एक होता है गोला काय वाला। जो गोला काय वाला होगा वो नाटे होगा, मोटा होगा, चर्बी वाला होगा, गोलाकार का होगा। ऐसे व्यक्ति जो होगा स्वभाव से बड़ा प्रसन्न रहता है, अत्यधिक मिलनसार वाला होता है। अब ये होता है, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों नाम किसका था? ये क्रिश्मर का था। फिर और देख लीजिए, सैंडल का नाम सुना? सैंडल का, सैंडल ये बेसिकली, अच्छा ये जो नाम था सैल्डन का, इसने बेसिकली लंबा कृति बोला था। क्या बोला था? लंबा कृति का बोला था, आयत कृति का बोला था और गोला बोला था। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, लंबा वाला, आयत वाला, गोला वाला, यहाँ पर भी इसका कुछ अर्थ बताया गया था, है ना। लंबा कृति वाला जो व्यक्ति का होगा वो शरीर से लंबा होगा, इसका होगा स्नायुमंडल बहुत अधिक विकसित होता है। आयत कृति वाला जो होगा व्यक्तित्व ना तो अधिक मोटा होगा ना ही अधिक पतला होगा, इसको क्या बोला गया था? आयत आकृति वाला बोला गया था। इसकी शरीर की रचना जो है सामान्य। अब गोल कृति वाला क्या होता है? बहुत मोटा होगा, हंसमुख होगा और सीमा से अधिक सामाजिक होगा, वो उसको बोलते हैं गोलामुखी वाला। ये था आपका, एक था भारतीय दृष्टिकोण, दूसरा था शरीर दृष्टिकोण से, तीसरा आपका आ गया फिर जो है समाज शास्त्र के आधार पर। समाज शास्त्र के आधार पर सैद्धांतिक वाले व्यक्ति थे, आर्थिक व्यक्ति था, सामाजिक व्यक्ति था, राजनीतिक व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, जो है एक प्रकार से सौंदर्यात्मक भी व्यक्ति का माना गया। सौंदर्यात्मकता में आता है पुजारी आ गया, कलाकार आ गया, मूर्तिकार आ गया, प्राकृतिक प्रेमी आ गया, सलाहकारी आ गया, ये सारी चीज़ इसमें शामिल किए गए थे। अब नाम आप लोगों को सुना होगा जुंग के अकॉर्डिंग। जुंग ने सामाजिकता के जब आधार पर डिवाइड किया तो उसने कहा एक बहिर्मुखी होता है, एक अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी के अंतर्गत विचार जो है विचार प्रधान बताया और भाव प्रधान बताया। भाव प्रधान में दिव्य दृष्टि प्रधान बताया, वहाँ पे तर्क प्रधान बताया। विचार प्रधान में तर्क प्रधान है और दिव्य दृष्टि भी प्रधान मानी गई उनमें भी। अब बेसिकली इसमें था क्या? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले अपने जो है अपने में ही मस्त रहते हैं, एकांत प्रिय वाले एकाकी होते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं बहिर्मुखी वाले, वो सामाजिक और वाचक होते हैं।
बहिर्मुखी वाले दूसरों के साथ बड़ी जल्दी मित्रता स्थापित कर लेते हैं। बहिर्मुखी वाले आशावादी होते हैं, धैर्यवाद होते हैं। बहिर्मुखी वाले वातावरण को शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं और ये प्रायः रूढ़िवादी होते हैं। ये चेतन मन से बड़ा स्वार्थ रहित होते हैं। विचार यहाँ पे प्रधान होता है और अपने विचारों को तर्क संगत ढंग से प्रयुक्त नहीं कर पाते हैं, किंतु यह स्वयं अच्छे कर लेते हैं। इस वजह से ये बेसिकली जाने जाते हैं। जैसे हिटलर हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये बहिर्व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा 56 का जो होगा यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्या सही रहेगा कि धीमे गति से कार्य करेंगे, ये अधीर होंगे? बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर बहिर्मुखी लोगों को संप्रेषण में कुछ समस्याएं होती हैं। ये तो बड़े वाचक होते हैं। ये क्या होते हैं? बड़े वाचक होते हैं। दोनों चीजें अंतर्मुखी की लिखी हुई है ना। हाँ। तो यहाँ पे मैंने एक शब्द बोला था, वाचल होते हैं। वाचल का मतलब जानते हो? मतलब बात में एक्टिव करना। हाँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बहिर्मुखी लोग अधीर होते हैं, ये आई थिंक सही होना चाहिए। नहीं, अधीर धीमे कार्य से प्रायः अधीर होते हैं। बहिर्मुखी धीमे कार्य थोड़ी ना करते हैं। ये आशावादी, धैर्यवान होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ये बड़े शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। ये तर्क करने में बड़े वो रहते हैं, प्रधान रहते हैं। जीवन तर्क प्रधान कार्यों पर व्यतीत करते हैं। यहाँ पर बताओ, अच्छा वकील अधीर रहेगा? एक में वकील अधीर होगा, धीमे कार्य करेगा वकील। शिक्षक धीमे कार्य करेगा। तब सर यहाँ पर धीमे कार्य का मतलब चुपचाप से काम करना, तो वो अंतर्मुखी लोग ही करते हैं। बिल्कुल। यहाँ वकील और शिक्षक, नेता और सुभाष चंद्र बोस, हिटलर, भगत सिंह जैसे जो लोग हैं, ये सीधा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले आते हैं। जैसे नहीं कहते बड़े खरखर दिमाग के हो, क्या साफ मुँह पे बोल देते हैं, है ना? अधीर बिना धीरज के। अच्छा, अधीर देखो, परेशान जानते हो? परेशान, धैर्य रहित, इनके अंदर धैर्य नहीं होगा। सहनशीलता नहीं, वही मतलब होता है भाई, परेशान, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, वही बात। सर इंग्लिश में कर दीजिए एक बार। इनोसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? इनोसेंट कह रहा हूँ, सॉरी। देख लेते हैं, रेस्टलेस। यहाँ पे क्वेश्चन 56 था ना, वो कौन सा क्वेश्चन है? 56 ही तो है। वो बोल रहा है कि धीमे कार्य से अधीर होते, मतलब धीमा कार्य नहीं करते, तो फिर सही होगा। विथ स्लो जॉब, है ना? सही है सर। धैर्य रहित, स्लो जॉब, परेशान। ठीक है, चलिए भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये गलत, वैसे मैडम ये गलत ही है। ऑप्शन में भी आपको अगर देखोगे तो यूजीसी ने भी इसको गलत ही मानेगा। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही, अरे ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? सी वाला मान रखा भाई 56 का। देखिए ना, उसका मतलब वैसे ही निकल रहा है। धीमे कार्य से अधीर होते हैं, मतलब धीमा कार्य नहीं कर पाते हैं। उसका सेंस सर वही निकल रहा है जो ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब अगर वो धीमा कार्य होगा तो वो अधीर हो जाएंगे, उनको तो सब फास्ट करने की आदत है। ये सेंस निकल रहा है, इसलिए ये सही होगा। चलो, ये सही होगा सर। ठीक। 57 देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का उद्देश्य भारत में महिलाओं को उन्नति करना और विकास करना है। सही है या गलत? बोलो। सही है। PRI जानते हैं ना? महिलाओं को प्रतिभागियों या प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए NPEW की भूमिका बताइए, सौंपी गई है। अच्छा, कितने लोग जानते हो PRI क्या होता है? PRI फुल फॉर्म क्या होगा? पंचायत इन इंडिया, क्या होगा? हाँ,
पंचायत राज इंस्टीट्यूट, पंचायत राज संस्थान। पंचायती राज। सही है। तो महिलाओं के प्रतिभागाओं को बढ़ाने के लिए बताइए, पंचायती राज महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर, तो क्या NPEW को दिया गया है? हाँ सर, ये सही है। क्या है ये जानते हैं आप लोग? बड़ा हुआ है। क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट। अरे नहीं मालूम? नेशनल, एम्पावरिंग वुमेन। हाँ 2001, एम्पावरिंग वुमेन। यही है ना? तो सही है गलत बोलिए जरा। दोनों सही है भाई, ऑप्शन नंबर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। औरतों के लिए गैर संगठित भाग में सेवा की एकमात्र ट्रेड यूनियन है। सेवा, अरे मैंने पढ़ाया तो है, सेवा के बारे में पढ़ाया नहीं? पढ़ाया है। सही है सर, ट्रेड यूनियन। सेवा एक प्रकार के, जानते हो, सेवा एक प्रकार का ट्रेड यूनियन है। और ये आपका 110% सही। भारत में जो ट्रेड यूनियन चलाए गए थे आंदोलन, उसी में से एक ये है जो कारोबार और संघ अधिनियम में काफ़ी भूमिका निभाया गया था ट्रेड यूनियन में। तो ये आपका सही है, ये असंगठित गैर संगठित भाग में सेवा का एकमात्र ट्रेड यूनियन माना गया है। तो मैं आपसे कहूँगा 58 को आप इसको करेक्ट मानिएगा। और स्त्रियों और अपने विषयों को पर मजबूत संगठन बना सकती है अथवा उन्हें सशक्त कर सकती है। स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य के रूप में सशक्त करने की बात वो था सेवा, वो थी आपकी सेवा। यहाँ पे मैं आप सबसे कहूँगा ये करेक्ट जवाब होगा ट्रेड यूनियन का, है ना। तो भारत में कुल श्रमिक संघों को लेकर हालांकि बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स या लाई गई थी, बताई गई थी, है, जिसमें चर्चा पर चर्चा किया गया था। आपको बता दूं, एक आया था आपका AICCTU, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियन था, और अब था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मैंने एक बार सवाल को लास्ट में पढ़ाया था, आप लोगों को बताया बहुत अच्छे से था। CITU था, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन था। BMS था, हिंदू को लेकर था, है कि नहीं। उसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेंस एसोसिएशन था, जो सेवा को रिप्रेजेंट करता था, जो सेवा को रिप्रेजेंट करता था, और काफ़ी फेमस रहा ये। हाँ, ये एक NGO के रूप में था, काफ़ी फेमस था। 1972 में जो है इला भट्ट के ने इसके द्वारा बताया था। किसने बताया था 1972 में? इला भट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रख लीजिए आप सभी लोग, है ना, और कल से हम लोग इसी को आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेंगे, ठीक है। चलिए, कल हम लोग इसको भी देखेंगे, प्लस में साथ ही साथ और भी सवाल देखेंगे, यही सवाल नहीं रहेगा, और भी सवाल इसके अंतर्गत आएंगे, कल मिलेंगे, ठीक है।